राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्थावर संपत्ति की डिफिनीशन पे। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे स्थावर संपत्ति के साथ साथ और भी शब्दों को परिभाषित किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में केवल स्थावर संपत्ति पर चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे आपके जो अन्य दोस्त हैं उनके पास तक भी ये वीडियो पहुंचे, वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा स्थावर संपत्ति की डिफिनीशन, इससे पहले मैं संपत्ति अंतरण अधिनियम पे कई सारे वीडियो बना चुका हूं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6 करके। ठीक है, जिसमें पूरी संपत्ति अंतरण अधिनियम को, जिसमें वीडियो का नाम रखा गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम का निचोड़। ठीक है, यानी पूरा एक तरह से वो क्रैश कोर्स टाइप का बन चुका है। अगर आप उस वीडियो को देख करके याद करते हैं तो किसी भी प्रारंभिक एग्जाम में किसी भी स्टेट का हो जहां ये सिलेबस में संपत्ति अंतरण अधिनियम रखा गया है, कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन आपके ऐसे ही फंस जाएंगे वहां से, क्योंकि उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। लगभग हर एक पॉइंट को कवर किया, धारा 1 से लेकर के 137 तक के। ठीक है, सारे अध्यायों का वर्गीकरण किया हूं, सब कुछ उसमें समझाया हूं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग जो संपत्ति अंतरण अधिनियम पे पूरा वर्गीकरण का निचोड़ वाला वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन समझेंगे स्थावर संपत्ति। देखिए, स्थावर संपत्ति, संपत्ति मूल रूप से दो रूपों में होता है, चल संपत्ति या स्थावर संपत्ति। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, जो कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, उन्हें अमूर्त संपत्ति कहा जाता है, अनटेंजेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एक होता है टेंजेबल प्रॉपर्टी, एक होता है अनटेंजेबल प्रॉपर्टी। यानी मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया। ठीक है, जो कॉपीराइट है ये केवल गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये केवल ऐसी संपत्ति हैं जो दिखाई हमें नहीं देती, इनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी की श्रेणी में ये भी आती है। और ऐसी संपत्तियां जिनका रूप रंग आकार होता है, जैसे मकान है, छत है, फैन है, घड़ी है, दीवार है, गाड़ी है, मोटर है, खेत है। ठीक है, ये सब क्या है? ये इनके सबके रूप रंग आकार है, इनको हम संपत्ति कहते हैं जो मूर्त रूप में है, यानी जिनका कोई आकार हो। अब जो आकार वाली संपत्तियां हैं वो भी दो भागों में बटी हुई हैं। या तो वो ऐसी संपत्तियां होंगी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम लाया ले जाया जा सकता है, जैसे ठीक है आपका ये चेयर हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, कोई कटी हुई सामान रखी हुई है, लकड़ी रखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है? ईंटा कहीं रखा हुआ, ये सब चल संपत्ति है। पंखा रखा हुआ है दुकानों पे या किराना स्टोर की दुकान पे जितने भी सामान रखे वो सब चल संपत्ति है। लेकिन अचल संपत्ति जो आसानी से लाया ना जा सके, जैसे मकान हो गया। ठीक है, कोई पेड़ लगा हुआ है, मकान से कोई चीज़, किसी का फाउंडेशन न्यू मकान जमीन में है, तो ये सब अचल संपत्ति की श्रेणी में आती है। सबसे पहले एक चीज़ और आपको समझना है कि यहाँ जो स्थावर संपत्ति की डिफिनीशन दी गई है, ठीक है, यहाँ जो स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा केवल और केवल इस संपत्ति अंतरण अधिनियम के पर्पज के लिए दिया गया है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइन है, इसका पर्पज केवल और केवल टीपीए के लिए है। क्योंकि आईपीसी में जो संपत्ति की डिफिनीशन दी गई है, वहाँ पे चल और अचल संपत्ति की डिफिनीशन और यहाँ की चल और अचल संपत्ति की डिफिनीशन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, वहाँ पे हर एक वो संपत्ति जो पेड़ के रूप में हो, खड़ा हुआ हो, वो सब अचल संपत्ति ही कहलाते हैं। ठीक है, चाहे आम का पेड़ हो, महुआ का हो, नीम का हो, ठीक है, जामुन हो, आपका साखू हो, सागौन हो, यूकलिप्टस हो, ठीक है, सारे पेड़, शीशम, ये सब वहाँ पे अचल संपत्ति कहलाएंगे। लेकिन टीपीए के पर्पज के लिए कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनका पर्पज फल देने के लिए है, वो अचल संपत्ति हैं। जिनका पर्पज बाद में उन्हें काट कर लकड़ी के रूप में यूज किया जाना है, वो अचल संपत्ति नहीं कहलाते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ की अचल संपत्ति की डिफिनीशन जो दी गई है धारा 3 में, उसको दो वहाँ पे निगेटिव डिफिनीशन दी गई है, नकारात्मक संदर्भों में उत्तर दिया गया है। अर्थात ये बताया गया है कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, ये नहीं बताया गया क्या शामिल है, बल्कि ये परिभाषा में बताया गया है कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। 3 चीजें इसमें शामिल नहीं है, खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास। ये क्या होती है? ये अचल संपत्ति नहीं कहलाती है, लेकिन हर एक खड़ा काष्ठ आईपीसी के पर्पज के लिए जो है अचल संपत्ति कहलाती है। यहाँ पे हाँ, उगती फसलें भी आईपीसी में अचल संपत्ति कहलाएंगी, ठीक है। उगती फसलें भी आईपीसी में, या घास भी, ये सब जो यहाँ आप देख रहे हैं ये सब आईपीसी के पर्पज के लिए अचल संपत्ति है। हाँ, आईपीसी के पर्पज के लिए अचल संपत्ति है। जब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे धारा 378 आईपीसी चोरी की, तो वहाँ बताया गया है कि जो अचल संपत्ति है उनको भी चल बनाकर उसकी भी चोरी की जा सकती है। यानी अचल संपत्ति भी चोरी की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन तब जब उसको चल संपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे कोई पेड़ लगा हुआ, अगर उसे काट दिया गया तो जैसे ही वो कटा वो चल संपत्ति का रूप ले लेगा, ठीक। और जैसे ही कटा अब उसकी चोरी की जा सकती है, तो चाहे काट के रखा हो या खुद काट के चोरी उसकी की जा सकती है। लेकिन जब तक वो लगा हुआ है तब तक वो अचल संपत्ति ही कहलाएगी, चल संपत्ति नहीं है, और अभी वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होती है। क्योंकि जो डिफिनीशन दी गई है आईपीसी में चोरी की, वो केवल चल संपत्ति की चोरी के लिए लिखा हुआ है, अचल संपत्ति की चोरी के लिए नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर अचल संपत्ति को चल संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है तो वो भी चोरी योग्य हो जाएगा। यहाँ पे खड़ा काष्ठ का मतलब होता है ऐसे पेड़ जिनका उद्देश्य लगाने का केवल और केवल बाद में काटकर लकड़ी के रूप में यूज किया जाना है, ठीक है। उन पेड़ों को खड़ा काष्ठ कहा गया है। जिन पेड़ों का उद्देश्य लगाने का यह है कि उनसे फल लेना है, या उनसे जो है छाह लेना है, या उससे कोई हमें औषधि निकालना है, कोई रस निकालना है, उनको काटना नहीं है। यानी वो पेड़ परमानेंट लगा रहेगा, उसे काटने का उद्देश्य नहीं है, वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है, ठीक। जैसे अब इसको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा जब मैं भूबद्ध चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा? जब भूबद्ध की डिफिनीशन पढ़ाऊंगा तब वहां खड़ा काष्ठ को और क्लियर समझाऊंगा। जैसे महुआ का पेड़ को खड़ा काष्ठ नहीं माना गया, ठीक है। महुए के पेड़ को खड़ा काष्ठ नहीं माना गया है वो हाँ, महुए के पेड़ को जो है अचल संपत्ति नहीं माना गया, चल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया उन सब डिफिनीशन में, जब हम अगली डिफिनीशन पे चलेंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है। खैर अभी वो दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है, कि महुआ का पेड़ जो है खड़ा काष्ठ है कि नहीं, थोड़ा विवादित है। खड़ा काष्ठ का मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि ऐसे पेड़ जिनका लगाने का उद्देश्य लकड़ी के रूप में बाद में काट के यूज करना है, वो खड़ा काष्ठ है। जिनको लगाने का उद्देश्य लकड़ी के रूप में काट के यूज करना नहीं है, बल्कि वो परमानेंट लगे रहेंगे, चाहे फल देते रहें या उनसे कोई रस निकाला जाए, ठीक है, या कोई औषधि के रूप में उसे यूज किया जाता रहे उसकी पत्तियों से, डालों से, लेकिन पेड़ को काटना नहीं है, वो सब यहाँ पे खड़ा काष्ठ नहीं है। उगती फसल का मतलब है ऐसी फसलें जो जमीन पे लगाई गई हैं जब तक वो तैयार नहीं होती हैं, उगती फसल की श्रेणी में आती हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। ये सब जो फसलें हैं, पान हो गया, फूल की खेती हो गई, पपीता की खेती हो गई, ठीक है, केला हो गया, ये सब क्या है? उगती फसल की श्रेणी में आती हैं और इनका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद काट के यूज करना है। अतः ये क्या कहलाएंगे? ये सब चल संपत्ति कहलाते हैं, यहाँ पे अचल संपत्ति नहीं कहलाएंगे। उसके बाद घास, ठीक है, घास में बांस को भी रखा गया है, बांस को भी घास माना गया है। इसके साथ ही साथ जो जानवरों के चारा के रूप में घास लगाए जाते हैं वो सब यहाँ घास हैं, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद वो काटे जाएंगे, अतः वो स्थावर संपत्ति नहीं है। तो इन तीनों को स्थावर संपत्ति से बाहर कर दिया गया, खड़ा काष्ठ, उगती फसल, घास। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्थावर संपत्ति की डिफिनीशन पे। यहाँ जो डिफिनीशन दी गई वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि ये नहीं बताया गया स्थावर संपत्ति में शामिल क्या है, बल्कि ये बताया गया स्थावर संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। स्थावर संपत्ति की डिफिनीशन 2-3 जगह और दिया गया है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ किया। जैसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908
कि धारा 2(9) में भी यहाँ पे जंगम संपत्ति की डिफिनेशन दी गई है, और धारा 2(6) में यहाँ आप देखेंगे तो अचल संपत्ति की डिफिनेशन दी गई है। तो अचल संपत्ति में क्या शामिल है और यहाँ चल में क्या शामिल है। चल में लिख रहे हैं कि जंगम समूह, खड़ाकाष्ठ, उगती फसलें और घास तथा पेड़ों के फल एवं रस। ठीक, यानी खड़ाकाष्ठ, उगती फसल और घास तथा पेड़ों के फल एवं रस, जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया। ठीक है, कि अगर पेड़ जो लगाया गया इसलिए लगाया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, काट करके उन्हें यूज करना है, तो वो अचल संपत्ति है। तो उसी तरह से यहाँ भी खड़ाकाष्ठ, उगती फसलें, जो फसल जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जौ, चना, ये सब है। ठीक है, और घास भी मतलब जो जानवरों के यूज के लिए लगाया जाता है, जिसमें बांस भी शामिल है। पेड़ों के फल एवं रस, भाई पेड़ के फल अचल संपत्ति नहीं माने गए, जैसे आम है वो अचल संपत्ति नहीं है। ठीक है, उससे जो रस निकाले जाते हैं वो भी अचल संपत्ति यहाँ पे नहीं है, उसको भी चल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। कहाँ, तो ये ध्यान दीजिए, पेड़ों के फल एवं रस, ठीक है, ये अचल संपत्ति नहीं है, ये क्या है, चल संपत्ति है। कहाँ डिफाइन किया गया, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 2(9) में। उसके बाद फिर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2(6) में अचल संपत्ति डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया, अचल संपत्ति यानी अस्थावर संपत्ति, जिसमें कहा गया है भूमि का निर्माण। ठीक है, जो भूमि में निर्माण हुआ है, भूमि में निर्माण किया गया, कोई मकान बनाया गया हो, क्या अचल संपत्ति है। आनुवांशिक भत्ते, ठीक है, कोई भूमि से या इसी तरह से कोई आनुवांशिक यानी परंपरागत भत्ता कोई वसूला जा रहा है उससे, तो वो भी अचल संपत्ति है। मार्ग का अधिकार यानी भूमि पे जो चलने का अधिकार है, क्योंकि भूमि पे चलने का अधिकार है, भूमि अचल संपत्ति है, उसी पे ये राइट मिला हुआ है, अतः वो राइट भी क्या है, अचल संपत्ति है। प्रकाश का अधिकार, जैसे हम मकान बनाए तो हमारे मकान पे प्रकाश आए, ये अधिकार भी अचल संपत्ति है। मीन क्षेत्र, ठीक है, जो मछली का तालाब है वो क्षेत्र भी अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है। भूमि से उत्पन्न लाभ, भूमि से जो कुछ लाभ होता है उसे भी अचल संपत्ति कहा गया, जैसे किराया वगैरह लेना। ठीक, मकान है, कोई मकान है, मकान से किराया लेने का अधिकार भी अचल संपत्ति। अभी यहाँ अचल संपत्ति की श्रेणी में क्या क्या रखा गया है मैं यहाँ बताऊंगा, इसको केस लॉ से कोर्ट ने डिसाइड किया है। ठीक है, इस लिस्ट में से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दूसरा लिखा है साधारण खंड अधिनियम, ठीक है, कि धारा 3 के खंड 26 के तहत अचल संपत्ति को डिफाइन किया गया, और इसमें कहा गया भूमि अचल संपत्ति है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ भी अचल संपत्ति हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें भी अचल संपत्ति हैं। और यहीं पे एक मैक्सिम है, क्यूक, क्यूड, प्लेंचर, सोलो, सोलो, सीडेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भूमि से जुड़ी हुई चीजें भी अचल संपत्ति कहलाती हैं। तो ये मैक्सिम जरूर याद रखिएगा, क्यूक, क्यूड, प्लेंटेचर, ठीक है, सोलो, सोलो, सीडिट। इसका मतलब है कि भूमि से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब भी, यानी भूमि भी अचल संपत्ति है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी अचल संपत्ति हैं। जैसे भूमि से जुड़ा हुआ मकान है, किसी जमीन, किसी जो है चीज़ का जो है फाउंडेशन वगैरह है, मशीन वगैरह का, ठीक है, कोई पत्थर गड़ा हुआ है, तो ये सब उससे जुड़ी हुई हैं, अतः ये भी अचल संपत्ति ही कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल किया गया है, लिखा है अचल संपत्ति से किराया लेने का अधिकार, जैसे भूमि में निर्माण, मार्ग अधिकार, जैसे तो मैंने पहले बता दिया। अचल संपत्ति से किराया लेने का अधिकार यानी मकान से किराया लेने का अधिकार जो है वो भी अचल संपत्ति है। अधिकार, वो पैसा नहीं, ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं, पैसा तो चल संपत्ति है, उसे राइट जो हमारा है वो राइट अचल संपत्ति है। ठीक, जैसे अगर हम मान लो अपने मकान को किसी को किराए पे इसलिए दिए हैं, या अपनी ज़मीन को बटाई पे इसलिए, वो मकान को किराए पे इसलिए दिए हैं कि वो केवल पैसा लेना ही नहीं है, ठीक है, उससे मुझे कोई वस्तु लेना है, मैं प्रतिदिन उससे 2 लीटर दूध लेता हूँ, तो दूध तो अचल संपत्ति नहीं है, वो चल संपत्ति है, लेकिन वो दूध लेने का जो राइट है वो अधिकार अचल संपत्ति में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नौका घाट, ठीक है, जो नाव चलाने का घाट बना हुआ है उसका जो अधिकार है वो भी अचल संपत्ति है। पार घाट, ठीक है, वहां पे पार घाट, स्नान करने वगैरह का जो घाट है, धोबी को जैसे है कपड़ा धुलने का जो अधिकार है घाट पे, वो सब अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है, वो राइट उसका आता है। ठीक है,
फिर हाट या बाजार से तह वसूली, यानी जो बाजार होते हैं, बाजार गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ठीक है, इन बाजारों से एक वहाँ पे वसूली होती है 10-10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, मतलब हर जगह का अलग अलग रेट है। तो वो तह बाजारी जो वसूली जाती है उसको भी अचल संपत्ति कहा गया, क्योंकि वो जमीन पे आप मेला लगेगा, बाजार लगेगा, तो उससे जो वसूली होगी वो भी अचल संपत्ति की श्रेणी में आएगा। ठीक, इसी तरह से आप देखेंगे कि जहाँ जानवरों की बिक्री होती है, ठीक है, वहाँ पे भी हमें एक शुल्क देना पड़ता है। अगर वहाँ तो जो शुल्क देते हैं उसको रमन्ना कहते हैं, रमन्ना लिखवाना पड़ता है। तो वो किसके संदर्भ में? जानवरों के संदर्भ में, और जानवर अचल संपत्ति नहीं है, वो चल संपत्ति है। ठीक है, तो वो रमन्ना में जो हमें पैसा देना होता है वो भी चल संपत्ति की श्रेणी में आता है। ठीक, जैसे टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी खड़ा करने का अधिकार, तो गाड़ी खड़ा किया गया तो उससे किराया पाने का जो राइट है वो चल संपत्ति है, क्योंकि गाड़ी भी चल है तो वो भी चल है। लेकिन मकान अचल संपत्ति है तो उसे किराया पाने का अधिकार भी अचल संपत्ति है। फिर है मंदिर पुजारी का आनुवांशिक पद। अगर कोई व्यक्ति मंदिर का पुजारी है तो उसका जो पद है वो आनुवांशिक पद है और वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है। फिर है हिंदू विधवा का जीवन हित, यानी पति की अचल संपत्ति से, अगर पति के अचल संपत्ति से जो आय हो रही है उससे हिंदू विधवा का जो आजीवन हित है, जिससे उसका जीवन यापन चलता रहे, वो हित भी क्या है? अचल संपत्ति माना गया है। फिर है मछली पकड़ने का अधिकार। तालाब से मछली पकड़ने का जो राइट है वो राइट भी अचल संपत्ति है। भूमि का पट्टा जो किया जाता है वो भी अचल संपत्ति है। पेड़ से लेह इकट्ठा करने का अधिकार। पेड़ से लेह का मतलब है जो आप देखते हैं, ठीक है, जैसे आपका हींग होता है, ठीक है, हींग, बबूल से लाह आता, ये सब क्या अचल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। फिर है कारखाना। कारखाना को भी अचल संपत्ति में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ है रोशनी का अधिकार। जैसे मकान बना हुआ तो उस पर हवा आए, रोशनी आए, ये सब अचल संपत्ति, यानी मकान पे हमारे हवा आते रहे, ठीक है, वहाँ खुला रहे, प्रकाश भी आता रहे, ये सब अचल संपत्ति के राइट की श्रेणी में आते हैं। फिर है भूमि पर मेला लगाने का अधिकार, ये भी अचल संपत्ति है। और लास्ट में लिखा है भूमि के ऊपर एवं नीचे प्राकृतिक संपदाएं। ठीक है, जैसे भूमि है तो भूमि के ऊपर, जैसे ये मान लेते हैं 1 बीघा जमीन है, उस जमीन पे आपका मकान बना तो मकान के ऊपर जो वायुमंडल है, ठीक है, जो प्रकाश है वो भी संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। और वो प्रकाश हवा लेने का जो राइट हमारा है वो भी अचल संपत्ति है। इसी तरह से जो जमीन के नीचे की संपदाएं हैं वो भी अचल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, जमीन के नीचे की संपदाएं जैसे कोई खान है, कोयला है, कीचड़ है, ठीक है, चाहे सोने का खान हो, मतलब कोई भी खान हो, वो भी संपत्ति है और अचल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा स्थावर संपत्ति में क्या क्या आते हैं। हाँ, मैं आपको इतना भर कहूँगा एग्जाम के पर्पज के लिए कि ये जो लिस्ट दी गई है ये लिस्ट आप जरूर याद करके जाइएगा कि क्या क्या अचल संपत्ति माना गया है और क्या अचल संपत्ति नहीं माना गया है, ये 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतने में ही आपका जो है उत्तर मिल जाएगा। अब हम लोग अगले विषय पे चर्चा करेंगे जिसमें भूबद्ध की डिफिनीशन पढ़ेंगे। इसी तरह से अनुप्रमाणक की डिफिनीशन आएगा, आपको अनुयोज्य दावा की डिफिनीशन जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं, और नोटिस। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना है। अनुप्रमाणक का क्या मतलब होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नोटिस, कब नोटिस यानी किसी को सूचना हुआ माना जाता है, कब नहीं माना जाता है, और भूबद्ध। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पे चर्चा की जाएगी।